बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभियान से स्त्री पुरुष के बीच का विभेद हुआ कम, सभी वर्गों की रही भागीदारी। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 30 जनवरी को होगा, अधिसूचना हुई जारी। 25 जनवरी को भरे जाएंगे नामांकन। और खो खो विश्व कप में इतिहास रचने वाले भारतीय महिला और पुरुष दल से आज केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की मुलाकात। कहा, जल्द ही खो खो के खेल को एशियन गेम्स और ओलंपिक में मिलेगी जगह। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान को एक पहल बनाने के लिए देशवासियों की प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले एक दशक में यह लोगों की तरफ से संचालित एक परिवर्तनकारी पहल बन गई है और इसके सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी को आकर्षित किया है। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि विभिन्न सामुदायिक सेवा संस्थान और लोगों के समर्पित प्रयास की वजह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। व्यापक रूप से कम बाल लिंग अनुपात में पीछे रहे जिलों में भी इस योजना की वजह से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और जागरूकता अभियान की वजह से लैंगिक समानता की अहमियत को लेकर समाज में एक गहरी समझ विकसित हुई है। पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने नया संकल्प रखते हुए कहा कि मैं उन सभी हितधारकों की सराहना करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर जीवंत बनाया है। आइए हम अपनी बेटियों के अधिकारों की रक्षा करना जारी रखें, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करें और ऐसा समाज बनाएं जहां वो बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सके। साथ ही मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले साल भारत की बेटियों के लिए और भी अधिक प्रगति और अवसर लेकर आएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे होने पर सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा है, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए गए अथक प्रयासों के एक दशक का प्रतीक है। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव 30 जनवरी को होगा। इसे लेकर कल रात जिला उपायुक्त निशांत यादव ने अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जनवरी को चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी साथ ही होंगे। चुनाव के लिए मनोनीत पार्षद डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मेयर चुनाव को लेकर मेयर कुलदीप कुमार ने कार्यकाल पूरा न होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 29 जनवरी के बाद चुनाव करवाए जा सकते हैं। अब प्रशासन ने कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए 30 जनवरी को चुनाव करवाने का फैसला लिया है। इससे पहले न्यायालय ने 24 जनवरी को प्रस्तावित मेयर चुनाव को रद्द कर दिया था। पंजाब के स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को वैश्विक बनाने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कल फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू के विशेषज्ञों के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण और विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोगा के मेगासिपा में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न सरकारी प्राथमिक स्कूलों के 296 अध्यापकों ने भाग लिया। हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि फिनलैंड में 3 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजे गए 72 अध्यापकों के पहले बैच की शानदार सफलता के उपरांत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 273 प्राथमिक अध्यापकों और 23 डीईओ के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों को प्रभावी प्राथमिक विद्यालय शिक्षण तकनीकों से सुसज्जित करना है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रशिक्षकों को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाएगी। इस अवसर पर विशेष सचिव स्कूल शिक्षा चर्चिल कुमार, निदेशक अमनिंदर कौर बराड़ और स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
पंजाब में कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन के बाद प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य राज्य में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना है, ताकि समय पर आवश्यक सुधार किए जा सके। यह निर्देश मंत्री द्वारा किसान भवन में मुख्य कृषि अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए गए। उन्होंने 7 जिलों में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की और बाकी जिलों के अधिकारियों को उनके संबंधित जिलों की प्रगति समीक्षा के लिए बुलाया गया। मंत्री ने राज्य के किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए फील्ड स्टाफ को बीज, कीटनाशकों और खाद के नमूने लेने के लिए लक्ष्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों और उपलब्धियों को जानने के लिए नियमित रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे पखवाड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली से विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षमता में सुधार होगा और राज्य भर के किसानों को बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी। पंजाब में चल रही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि योजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री ने मुख्य कृषि अधिकारियों को फंडों का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने और चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले सक्षम अधिकारियों से उपयोग प्रमाण पत्र जमा कराने के निर्देश भी दिए। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निविदा प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने कार्यों को करते समय उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखें। इसके अलावा उन्होंने सड़कों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पहुंच फीस के माध्यम से राज्य के राजस्व की वसूली में तेजी लाने और इसका सही रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोक निर्माण मंत्री ने ये आदेश राज्य भर में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे प्रमुख बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक के दौरान बजट प्रबंधन संबंधी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया और परियोजनाओं स्थलों पर कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तृत चर्चा की गई। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चल रहे प्रोजेक्टों को शीघ्र पूरा करें और सभी भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। लोक निर्माण मंत्री ने पंजाब सरकार की राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और दक्षता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा डेयरी विकास फेडरेशन के एमडी रोहित यादव, महाप्रबंधक वेज 6 वीटा प्लांटों के सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वीटा उत्पादों की रेंज को बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सके। मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के भी निर्देश दिए गए। जीन प्लांट के घी की लगातार बढ़ रही मांग के आधार पर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ घी की ब्रांडिंग की जाए। वीटा प्लांटों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाते हुए सभी उत्पादों की जानकारी प्रदर्शित की जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि खाद्य उत्पादों की जांच के लिए करनाल में केंद्र सरकार की योजना में राष्ट्रीय डेयरी विकास प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला करनाल के हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस एग्रोमाल करनाल में स्थापित की जाएगी। इससे प्रदेश में लघु, सूक्ष्म व बड़े उद्यमियों को लाभ मिलेगा और बेहतर तकनीक के साथ साथ खाद्य उत्पादों की जांच समय पर हो सकेगी। उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूध उत्पादों की सहूलियत का ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर वीटा उत्पादों पर आमजन का भरोसा बढ़ाना है। खो-खो विश्व कप में इतिहास रचने वाले भारतीय महिला और पुरुष दल से आज केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने भरोसा जताया कि जल्द ही खो-खो के खेल को एशियन गेम्स और ओलंपिक में जगह मिलेगी। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों से इसी तरह के प्रदर्शन को आगे भी जारी रखने की बात कही। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खेल मंत्री ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और साथ ही साथ इस बात को भी सामने रखा कि अगर खिलाड़ी इसी तरह से खो-खो के खेल में अपने आप को सामने रखते रहेंगे और नया कीर्तिमान रचता रहेगा। वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित हुई और एक अच्छा मैसेज भी गया। मैंने स्वयं ने भी प्रयास करा है और आप दोनों टीम वर्ल्ड चैंपियन हुई है, मेरी ट्रेडिशनल गेम्स में हुई है,
तो मैं और एफर्ट करके आप लोगों को एशियन गेम्स में खेलने का अवसर मिले, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और जब हम 2036 में ओलंपिक होस्ट करने की अपेक्षा रखते हैं, प्रयास करते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तब मैं चाहता हूं कि 2036 तक हम हमारे खो खो स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स तक पहुंचा दें। वैसे खो खो विश्व कप में इतिहास रचने वाले इन विजेताओं के लिए यह पल एक ऐसा यादगार लम्हे के तौर पर उनके जहन में कैद हो गया जिसे वह ताउम्र याद रखना चाहेंगे। इन खिलाड़ियों को इस बात का बेहद खुशी है कि आज उन्हें न केवल एक मुकाम मिला है बल्कि वह प्लेटफॉर्म भी प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। हम देखते थे पहले कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, आज हमारा खो खो का था, तो ये बहुत प्राउड की बात है। और मैंने देखा कि खो खो को नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने जैसे क्रिकेट को जब वो जीत के आते हैं वो ट्वीट करते हैं, तो आज ऐसे कोई अमित शाह जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, बड़े से बड़े हमारे जो हम चाहते थे आज वो हमें मिला, वो ट्वीट करा उन्होंने। और वो जो हम स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप पर हम लगा रहे हैं तो एक अलग ही प्राउड महसूस हो रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमें सहयोग दिया कि हमें जो कैंप किए उनके अंदर भी उन्होंने बच्चों की, हर खिलाड़ियों की हर तरह से ध्यान दिया, खाने से लेकर उनके रहने तक का, ग्राउंड फैसिलिटीज, सब चीज़ों का ध्यान किया गया। और आज ये दिन इसीलिए से हम गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में सेक्टर 25 स्थित मोगिनंद में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर बैंकिंग सेक्टर तथा फिनटेक कंपनियों की आरबीआई की नई गाइडलाइंस नवंबर 2024 व जनवरी 2025 के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर अपराध संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी मिशन मोड में पूरी लगन से काम किया जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आह्वान किया कि वे बैंक अकाउंट में संदिग्ध रुपयों के लेन देन पर नजर रखें और संदिग्ध बैंक खाता ट्रांजैक्शन पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने आरबीआई की नई गाइडलाइंस की पालना करते हेतु सभी बैंक अधिकारियों व फिनटेक कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और नकली बैंक खातों पर विशेष प्रकार से नजर रखने और उचित कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जानकारी देने की भी अपील की। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में एचडीएफसी बैंक तथा पीएनबी बैंक के प्रतिनिधियों ने भी मनी म्यूल अकाउंट, केवीआईसी तथा बैंक अधिकारियों की साइबर अपराधियों के साथ सांठगांठ आदि रोकने के बारे में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध नियंत्रण में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध होने पर बैंक के अधिकारी शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई करें। भारतीय दूरसंचार विनियामकरण प्राधिकरण ट्राई ने सिम कार्ड की वैधता के बारे में नए नियम जारी किए हैं। यह नए नियम ग्राहकों को सिम कार्ड बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। ट्राई की कंज्यूमर हैंडबुक के अनुसार रिचार्ज खत्म होने के बाद आपका सिम 90 दिनों तक एक्टिव रहता है। इसका मतलब यह है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी किसी व्यक्ति का नंबर 3 महीने तक चालू रहेगा। ट्राई के अनुसार किसी व्यक्ति के नंबर पर अगर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है तो उसमें 20 रुपये का प्रीपेड बैलेंस बचा है, तो कंपनी 20 रुपये काटकर 30 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी देती है। इस तरह नंबर बिना रिचार्ज के 120 दिनों के लिए और ज़्यादा एक्टिव रह सकता है। बीएसएनएल का सिम कार्ड बिना किसी रिचार्ज के 180 दिनों तक एक्टिव रहेगा। इसके अलावा ट्राई ने नए नियम के अनुसार जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान का दौरा कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के अनुसार 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव, 20 और 21 फरवरी को राष्ट्रपति भवन स्थित विजिटर सम्मेलन, 14 मार्च को होली होने के कारण यह उद्यान बंद रहेगा। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है और उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। राष्ट्रपति भवन 6 मार्च से 4 दिवसीय अमृत महोत्सव भी आयोजित करेगा। इस महोत्सव में दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।